दोस्तों, जब एक शहर के प्रतिष्ठित गर्ल्स हॉस्टल में जवान लड़कियों के साथ गुप्त शोषण और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल चल रहा था, तब आईपीएस मैडम मुस्कान को इसकी भनक लगी। लेकिन सबूतों के बिना कुछ कर पाना असंभव था, इसलिए आईपीएस मुस्कान ने भेष बदलकर खुद को एक आम लड़की की तरह उसी हॉस्टल में दाखिल किया जहां बाकी लड़कियों को झूठे वादों और दबाव में फंसाया जाता था। वहीं आईपीएस मैडम को भी उसी जाल में फंसाने की कोशिश हुई। एक रात उनके कमरे में एक अनजान लड़का भेजा गया। मुस्कान चुपचाप सब देखती रही, सबूत इकट्ठा करती रही, और जब लड़का हद पार करने ही वाला था तो मुस्कान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, दिल्ली की एक सर्द सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सामने चलती गाड़ियां तक मुश्किल से दिखाई दे रही थी, मगर आईपीएस मुस्कान शर्मा की निगाहों में कोई धुंध नहीं थी। उनके इरादे स्पष्ट और दृढ़ थे। वह तेज कदमों से दिल्ली पुलिस मुख्यालय के उस कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ रही थी जहां उन्हें एक संवेदनशील केस के बारे में जानकारी दी जानी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते ही उन्हें एसीपी रणदीप सिंह ने एक फाइल सौंपी। फाइल के कवर पर लिखा था, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल आत्महत्या या कुछ और। मुस्कान ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक 19 साल की लड़की सिमरन की रिपोर्ट थी, जिसने हाल ही में हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। यह इस हॉस्टल में पिछले 6 महीनों में तीसरी आत्महत्या थी। सभी लड़कियां होनहार, पढ़ने लिखने में तेज और मध्यम वर्गीय परिवारों से थी। तीसरी आत्महत्या, और तीनों ही इसी हॉस्टल की लड़कियां। मुस्कान ने गंभीर स्वर में कहा। एसीपी रणदीप ने कहा, जी मैडम, और तीनों मामलों में हॉस्टल प्रबंधन ने कोई विशेष कारण नहीं बताया, बस यही कहा कि लड़कियां डिप्रेशन में थी। मुस्कान ने संदेह से पूछा, क्या इनके परिवार वालों ने कुछ बताया? सभी का यही कहना है कि उनकी बेटियां मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थी। अचानक आत्महत्या का कोई मतलब नहीं बनता। तभी एक और रिपोर्टेबल पर रखी गई। इसमें कुछ वायरल वीडियो का जिक्र था, छिपकर बनाए गए अश्लील वीडियो जिनमें हॉस्टल की कुछ लड़कियां नजर आ रही थी। मुस्कान का चेहरा सख्त हो गया। यह अब सिर्फ आत्महत्या का केस नहीं है, यह किसी बहुत बड़े रैकेट की शुरुआत लग रही है। उन्होंने वह वीडियो देखने की अनुमति मांगी और साइबर सेल के अधिकारी ने एक लैपटॉप पर वीडियो चलाया। वीडियो में दिख रहा था बाथरूम में नहाती हुई एक लड़की, जो शायद इस बात से अनजान थी कि ऊपर एक वेंटिलेशन ग्रिल में कैमरा फिट था। मुस्कान का खून खौल उठा। यह किसी पेशेवर गिरोह का काम है और कोई अंदर से उनकी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा। रणदीप ने धीरे से कहा, हमें किसी को अंदर भेजना होगा मैडम, किसी लड़की को अंडर कवर। मुस्कान कुछ पल सोचती रही, फिर उठकर बोली, किसी और को क्यों भेजे, मैं खुद जाऊंगी। सभी अधिकारी चौंक गए। मैडम, यह बहुत बड़ा रिस्क है, रणदीप ने कहा। इस बार अपराधियों को महिला शक्ति का मतलब समझाना होगा। मैं एक साधारण छात्रा बनकर उस हॉस्टल में रहूंगी। अब तक वह जो करते आए हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब मुस्कान शर्मा आ रही है, नई पहचान। अनन्या वर्मा, उम्र 21, बीए सेकंड ईयर की छात्रा। आईपीएस मुस्कान ने पुराने कपड़े पहने, बड़ी फ्रेम का चश्मा लगाया और बालों को बिना किसी स्टाइल में बांध दिया। वह एक आम सीधी साधी लड़की लग रही थी। सावित्री गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर पहुंचते ही उन्हें चुपचाप अंदर ले जाया गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में साइन करने के बाद उन्हें रूम नंबर 207 दिया गया। उनकी रूममेट्स थी नेहा और पूजा, दोनों ही दिखने में खुशमिजाज थी। लेकिन मुस्कान की ट्रेनिंग कहती थी कि उनकी मुस्कान के पीछे कुछ सब ठीक है ताई, मुस्कान ने सादगी से जवाब दिया। रूपा ताई कुछ देर बैठी रही, फिर अचानक पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मुस्कान ने हैरानी से पूछा, क्यों ताई? नहीं, वैसे ही कुछ लड़के हैं जिन्हें अच्छे घर की लड़कियां पसंद आती हैं, बस थोड़ी देर की बात होती है और तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। मुस्कान समझ गई कि अब जाल बिछ चुका है। उन्होंने शांत स्वर में कहा,
पैसे कितने मिलेंगे? रूपा ताई मुस्कुराई। शुरुआत के लिए 10,000 सिर्फ एक बार जाना है। मुस्कान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सोचती हूँ आईपीएस। मुस्कान ने अपने कमरे में एक छोटा कैमरा लगा दिया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वो पूरी रात सजग थी। रात के करीब 11 बजे कमरे का दरवाजा हल्के से खटका। मुस्कान जानती थी कि यही मौका है। एक युवक चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 24 से 25 रही होगी। उसने इधर उधर देखा और फिर दरवाजा बंद किया। धीरे धीरे वह मुस्कान के बिस्तर की ओर बढ़ा और बगल में लेट गया। मुस्कान ने अब तक आंखें बंद रखी, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर थी। जैसे ही युवक ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और मुस्कान की ओर बढ़ा, अचानक मुस्कान ने उसकी कलाई को डोट लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। अब जरा खुद को डोट पहचान, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मुस्कान की आवाज अब आईपीएस अफसर की थी। लड़का घबरा गया। मैडम छोड़िए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मजबूरी थी। तेरी मजबूरी अब कानून समझेगा। मुस्कान ने तुरंत अपने मोबाइल से साइबर टीम को मैसेज भेजा। 5 मिनट में ही एसीपी रणदीप के नेतृत्व में पुलिस की टीम हॉस्टल में पहुंच गई। उस लड़के को डोट हिरासत में ले लिया गया। साथ ही कमरे से मिले कैमरा फुटेज, उस लड़के का मोबाइल और मुस्कान द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत सभी साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिए गए। इस पूरी कार्यवाही के दौरान हॉस्टल की वार्डन और बाकी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। किसी को डोट भनक भी नहीं लगी थी कि अनन्या असल में आईपीएस अफसर है। इस गिरफ्तारी के बाद मुस्कान ने एक प्रेस नोट तैयार कराया, जिसमें यह नहीं बताया गया कि वह खुद हॉस्टल में थी, पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि एक विशेष महिला अफसर की निगरानी में कार्रवाई की जा रही है। इस रात ने न सिर्फ एक आरोपी को बेनकाब किया, बल्कि पूरे हॉस्टल रैकेट की नींद को हिला दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुस्कान जानती थी कि असली खेल अब शुरू होगा, जब डर के पीछे छुपे गुनहगार खुद सामने आएंगे। रात की गिरफ्तारी के बाद आईपीएस मुस्कान ने कुछ घंटों की नींद ली, लेकिन उनका मन अब भी उस हॉस्टल की परतों को खोलने में लगा था। अब तक सिर्फ एक पर्दा उठा था। असल रैकेट के सूत्रधार अभी भी छुपे थे। उन्होंने अगले दिन का हर पल योजना के तहत बिताने का निर्णय लिया। सुबह होते ही हॉस्टल में कानफूसी शुरू हो गई थी। कुछ लड़कियां डर गई थी, कुछ चुपचाप थी और कुछ इस घटना को महज अफवाह समझ रही थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हॉस्टल की महिला स्टाफ अब अधिक सतर्क हो गई थी। मुस्कान ने दोपहर को अपने मोबाइल से साइबर टीम से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वह कैमरा जो उन्होंने बाथरूम में देखा था एक नेटवर्क से जुड़ा है, जो फुटेज को डोट किसी लोकल सर्वर पर भेज रहा है। टीम ने उस नेटवर्क की लोकेशन ट्रेस की। वह हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर स्थित एक स्टाफ रूम था, जिसे आमतौर पर बंद रखा जाता था। मुस्कान ने योजना बनाई। वह तीसरी मंजिल पर गई और देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर बहाना बनाकर वार्डन से चाबी मांगी। मेरा बैग गलती से। मुस्कान ने चालाकी से उसे उलझा दिया और उसे ऐसा जताया कि वह खुद एक पीड़ित है और अब हॉस्टल छोड़ना चाहती है। इसी बीच रचना से मिलकर मुस्कान को एक नई जानकारी मिली। रचना ने बताया कि हॉस्टल में एक गुप्त तहखाना है, जहां से लड़कियों को रात के समय गाड़ियों में बिठाकर बाहर ले जाया जाता था। उस जगह को हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम के पीछे छुपाया गया था। रात को मुस्कान ने खुद जाकर उस तहखाने की तलाश की। उन्होंने एक पुरानी अलमारी को हटाया, जिसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जब खोला गया तो सामने अंधेरे में एक संकरी सीढ़ियां थी जो नीचे जाती थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां कुछ पुराने
गद्दे, कपड़े और एक टेबल पड़ा था जिस पर कुछ ड्रग्स जैसी चीजें भी मिली। यह जगह शोषण का केंद्र थी। वहां की तस्वीरें ली गई, कैमरे लगाए गए और पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया। 3 दिन बाद पूरी टीम को अलर्ट किया गया। समय तय हुआ रविवार रात 1 बजे। एक साथ हॉस्टल, 2 व्यापारियों के फार्म हाउस और 3 होटल्स पर रेड डाली जाएगी। यह सब एक ही समय में होगा ताकि कोई भाग ना सके। मुस्कान ने सबकी मीटिंग ली और कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह उन सभी लड़कियों की आत्मा की लड़ाई है जिन्हें डर और चुप्पी में जीने को मजबूर किया गया। हम यह केस जीतेंगे ताकि किसी और को यह ना सहना पड़े। अगली रात क्या होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन आईपीएस मुस्कान तैयार थी। रविवार की रात का एक पल बेहद संवेदनशील था। पूरी टीम अलर्ट पर थी और ऑपरेशन मुस्कान को अंजाम देने के लिए अंतिम रणनीति लागू हो चुकी थी। आईपीएस मुस्कान खुद पूरी रेड की निगरानी कर रही थी। उनके पास वॉकी टॉकी, बॉडी कैमरा और एक छुपा हुआ वायरलेस सेटअप था जिससे वह हर लोकेशन पर तैनात टीमों से सीधे जुड़ी हुई थी। रात के 12:55 पर सभी यूनिट्स को अंतिम कोड भेजा गया। ऑपरेशन स्टार्ट ठीक 1 बजे। एक साथ हॉस्टल, फार्म हाउस, होटल्स और कुछ बिजनेस ऑफिसों पर छापेमारी शुरू हुई। हॉस्टल में आईपीएस मुस्कान खुद मौजूद थी। जैसे ही घड़ी 1 बजे हुई ने 1 बजे बजाया, उन्होंने इशारा किया और पहले से छुपे पुलिस अधिकारी अंदर घुस गए। सबसे पहले वार्डन के कमरे को डोर सील किया गया। उसके बाद नीचे तहखाने की ओर बढ़ा गया जहां 4 युवक और 2 महिला कर्मचारी मौजूद थी। वहां एक नाबालिग लड़की भी बेहोशी की हालत में मिली जिसे तुरंत मेडिकल टीम के हवाले किया गया। हॉस्टल की बाकी लड़कियां चीख पुकार करने लगी, लेकिन मुस्कान ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, डरिए मत, आप अब सुरक्षित हैं। कुछ लड़कियां रोने लगी। कुछ को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सच में यह नर्क खत्म हो गया है। इसी दौरान फार्म हाउस पर भी रेड डाली गई। वहां से 5 व्यवसायी पकड़े गए जिनके पास से ड्रग्स, नकद रुपए और लड़कियों की वीडियो क्लिप्स मिली। एक व्यापारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोचा। तीसरे होटल से कुछ नामी चेहरों को हिरासत में लिया गया जो राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े थे। इस वजह से मुस्कान पर दबाव आने लगा। कुछ फोन कॉल्स भी आए जिनमें कहा गया कि सामान्य जांच कर लो, ज्यादा ना खोदो। लेकिन आईपीएस मुस्कान किसी दबाव में नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया, जो बेटी इन दरिंदों की वजह से जिंदगी से हार गई, उनका क्या कोई कॉल आएगा उन्हें बचाने। फिर उन्होंने फोन काट दिया और रेड जारी रखने का आदेश दिया। सुबह के 4 बजते कुल 37 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। कुल 5 गुप्त ठिकाने सील हुए और लगभग 80 से ज्यादा लड़कियां रेस्क्यू की गई। इनमें से कुछ लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर हालत में थी। मुस्कान ने इन लड़कियों से एक एक कर बात की। एक लड़की ने रोते हुए कहा, दीदी, अगर आप ना आती तो हम शायद जिंदा ना बचती। मुस्कान ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब तुम आज अध हो, अब किसी को भी तुम्हें डराने का हक नहीं। रेड के दौरान मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह खुद आईपीएस मुस्कान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मामला देश के सामने रखा। उन्होंने हर सबूत, हर गिरफ्तारी और हर पीड़िता की हिम्मत को डोट सलाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वाक्य वायरल हो गया, यह ऑपरेशन नहीं था, यह इंसानियत की आत्मा को बचाने की कोशिश थी। देश भर में आईपीएस मुस्कान की तारीफ होने लगी, लेकिन उनके लिए यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। कई और राज खुलने बाकी थे और कई चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे थे, लेकिन
अब एक उम्मीद की किरण जल चुकी थी। एक मुस्कान की वजह से रेड के बाद हॉस्टल के गलियारों में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। आईपीएस मुस्कान ने हर उस लड़की से मुलाकात की जिसे उस रैकेट का हिस्सा बनाकर पीड़ा दी गई थी। उनमें से कुछ ने तो कई महीनों से अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी और कुछ ने डर के मारे खुद को पूरी तरह समाज से काट लिया था। मुस्कान के सामने अब चुनौती थी इन बच्चियों को वापस समाज में वह सम्मान और सुरक्षा दिलाने की जो उनका अधिकार है। मुस्कान ने जिला प्रशासन, महिला आयोग और मनोवैज्ञानिकों की मदद से एक रिहेबिलिटेशन प्लान तैयार किया। लड़कियों को 2 अलग-अलग सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया जहां उनकी काउंसलिंग, शिक्षा और कानूनी सहायता शुरू की गई। इनमें एक लड़की थी श्रुति। श्रुति की आंखों में हमेशा डर और अविश्वास झलकता था। मुस्कान ने उसे खासतौर पर अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हिम्मत रखो, तुम्हें फिर से खुलकर जीना है। श्रुति धीरे धीरे खुलने लगी। उसने बताया कि कैसे उसे झांसे में लेकर नौकरी के बहाने हॉस्टल लाया गया और फिर एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। मुस्कान की आंखें नम हो गई लेकिन चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, इन सबका अंजाम जेल ही होगा। मुस्कान ने एक नया अभियान शुरू किया, घर की बेटियां घर लौटें। इसके तहत हर रेस्क्यू की गई लड़की को उसके घर पहुंचाने का बीड़ा प्रशासन ने उठाया, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। कई अभिभावक समाज के डर से अपनी ही बेटियों को अपनाने से इनकार कर रहे थे। एक लड़की निधि के पिता ने फोन पर कहा है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसने यह सुनकर मुस्कान ने निधि को देखा जो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। मुस्कान ने फोन लिया और सख्ती से कहा, गलती आपकी बेटी की नहीं, उस समाज की है जो दरिंदों को डोट बचाता है और पीड़ित को शर्मिंदा करता है। अगर आप अपनी बेटी को नहीं अपनाएंगे तो हम उसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। देश की हर बेटी हमारी जिम्मेदारी है। कई संस्थाओं, एनजीओ और स्वयंसेवकों ने आईपीएस मुस्कान के इस अभियान में साथ दिया। जगह जगह से मदद आने लगी। कोई शिक्षा देना चाहता था, कोई नौकरी का अवसर। मुस्कान ने इन लड़कियों को डोट आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने में जुट गई। मुस्कान खुद एक लड़की को उसके गांव, कस्बे या शहर तक छोड़ने जाती। रास्ते में वह बात करती, हंसाती और उन्हें भरोसा दिलाती कि बीता हुआ अतीत उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान उनके साहस और संघर्ष से बनेगी। एक दिन जब मुस्कान श्रुति को उसके गांव पहुंचा रही थी, श्रुति ने पूछा, मैडम क्या मैं कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सपने देखने का वक्त आ गया है। और उस दिन से एक नई शुरुआत हुई। मुस्कान का काम केवल अपराध पकड़ना नहीं था, बल्कि टूट चुके भरोसे को फिर से जोड़ना भी था। एक पुलिस अफसर से बढ़कर वह अब इन लड़कियों की बड़ी बहन बन चुकी थी, जो बिना थके, बिना झुके उनके साथ खड़ी थी। हॉस्टल रैकेट की परतें खुल चुकी थी, लेकिन आईपीएस मुस्कान जानती थी कि असली खेल अभी बाकी है। अब तक सिर्फ मोहरे पकड़े गए थे, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे थे। वे रसूखदार लोग जो पैसों और पावर के दम पर इस रैकेट को चला रहे थे। मुस्कान को एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी, वह भी ऐसे सिस्टम के खिलाफ जिसमें कई चेहरे दोहरी जिंदगी जीते थे। जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम सामने आए जो शहर के बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और अधिकारियों से जुड़े थे। मुस्कान ने जब एफआईआर में इन लोगों के नाम शामिल करने का आदेश दिया तो कुछ आला अफसरों ने कहा, मैडम सोचिए, यह लोग बहुत ऊपर तक पहुंच रखते हैं, केस बंद भी किया जा सकता है। मुस्कान ने कड़क आवाज में कहा, सबके लिए बराबर है। जो बच्चियों की जिंदगी से खेलते हैं उनका रसूख उनके
गुनाहों का ढाल नहीं बन सकता। मुस्कान ने इन लोगों के खिलाफ पीओसीएसओ एक्ट, मानव तस्करी कानून और आईटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई। उन्होंने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया और हर साक्ष्य को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया ताकि केस कोर्ट में टिक सके। जांच के बीच में मुस्कान को कई बार धमकियां भी मिलने लगी, फोन कॉल, चिट्ठियां, यहां तक कि एक बार उनकी गाड़ी की ब्रेक भी फेल कर दी गई। लेकिन वह नहीं रुकी। उन्होंने अपनी टीम को डोट सतर्क रहने को कहा और खुद अपनी सुरक्षा को डोट दरकिनार कर सिर्फ एक बात पर ध्यान रखा, सच को साबित करना है। इस बीच कुछ मीडिया संस्थानों ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ लड़कियों के बारे में गलत खबरें फैलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह सब उनकी सहमति से हो रहा था। मुस्कान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, अगर पीड़िता की जगह आपकी बहन होती तो भी आप यही कहते, हमें अपराधियों की रक्षा नहीं, पीड़ितों की इज्जत करनी है। अब मुस्कान ने उन व्यापारियों को समन भेजे जो लड़कियों का वीडियो देखकर उन्हें ऑनर्डर किया करते थे। कईयों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने इंटरपोल और साइबर क्राइम की मदद से उन्हें ढूंढ निकाला। अदालत में जब पहला गवाह पेश हुआ तो पूरी न्यायालय में सन्नाटा छा गया। श्रुति ने हिम्मत से अपने साथ हुई घटना को दोहराया। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में कांपती हुई हिम्मत। मुस्कान ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने सिर्फ गवाही नहीं दी बल्कि कई लड़कियों की जान बचाई है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया पूरे देश का ध्यान इस पर गया। सोशल मीडिया पर जारश जस्टिस फॉर गर्ल्स ट्रेंड करने लगा। मुस्कान की ईमानदारी, निडरता और संवेदनशीलता की चारों ओर तारीफ होने लगी। लेकिन मुस्कान अब भी शांत थी क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ फैसले पर टिकी थी। एक ऐसा फैसला जो हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाए। पूरे देश की नजरों में अब यह सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि यह एक मिशन बन चुका था। मासूम बच्चियों की अस्मिता का, न्याय व्यवस्था की साख का और एक महिला आईपीएस अधिकारी की निष्ठा का। मुस्कान जानती थी कि इंसाफ की राह कठिन है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। अदालत में केस की सुनवाई अंतिम चरण में थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी, लेकिन अब सबकी निगाहें जज के फैसले पर टिकी थी। आखिरकार वह दिन आया जब न्यायालय का दरवाजा खुला और न्यायाधीश ने फैसला सुनाना शुरू किया। यह अदालत मानती है कि हॉस्टल स्टाफ संबंधित व्यापारियों और सहयोगियों ने योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों का शोषण किया है। यह न सिर्फ एक अपराध है बल्कि समाज और नैतिकता के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र है। इस अदालत द्वारा सभी मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर एकाएक तालियों की गूंज उठी। पीड़ित लड़कियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, राहत और सम्मान के थे। श्रुति, आर्या, कावेरी और बाकी लड़कियां अब खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही थी। मुस्कान जब कोर्ट से बाहर निकली तो सैकड़ों लड़कियां उन्हें फूलों से स्वागत करने आई। किसी ने कहा, आपने हमें हमारी इज्जत लौटाई। किसी ने कहा, अब हम डरेंगी नहीं। मुस्कान मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया। यह लड़ाई आप सब ने लड़ी, मैं बस आपकी आवाज बनी। सरकार ने मुस्कान को डोट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि पीड़ित लड़कियों को डोट समर्पित की। उन्होंने कहा, यह सम्मान उन बेटियों का है जो चुप नहीं रही, जिन्होंने अपने जख्मों को आवाज दी। कुछ महीनों बाद मुस्कान एक नए मिशन पर चली गई, लेकिन उन्होंने उस हॉस्टल को सरकार के संरक्षण
में बदलवा दिया। अब वह हॉस्टल नहीं सशक्ति निकेतन था जहां लड़कियां पढ़ती थी, हंसती थी, अपने सपनों को उड़ान देती थी। श्रुति अब वकील बन चुकी थी और उसने मुस्कान को लिखा, मैडम अब मैं भी आपकी राह पर चलूंगी ताकि कोई और। श्रुति चुप ना रहे। मुस्कान ने वह पत्र पढ़कर अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, जहां सच की लौ जलती है वहां अंधेरा कभी नहीं टिकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय